तो भारत का डिफेंस इंडस्ट्री बहुत तेजी से बढ़ रहा है। लेकिन असली कहानी ना वो बड़ी जानी पहचानी कंपनियों के बारे में है ही नहीं। एक छिपा हुआ बूम है, एक हिडन बूम जो असल में भारत की मिलिट्री पावर को फ्यूल कर रहा है। आज हम उसी की परतों को एक एक करके खोलेंगे। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 127 लाख करोड़ रुपए। ये वो आंकड़ा है जहां FY24 में भारत का डिफेंस प्रोडक्शन पहुंचा ऑल टाइम हाई। ये बस एक नंबर नहीं है, समझ रहे हैं? ये एक बहुत बड़े बदलाव का, एक बहुत बड़े शिफ्ट का सिग्नल है। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले बात करेंगे भारत के इस डिफेंस बूम की, फिर उन अनसीन पावर हाउसेस की जो असली गेम चेंजर्स हैं। इसके बाद स्पॉटलाइट डालेंगे कुछ छुपी हुई कंपनियों पर, फिर देखेंगे कि कैसे एक नया ग्लोबल कस्टमर सामने आ रहा है, और आखिर में एक जरूरी सवाल, वादा बनाम कीमत। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ये जो ग्रोथ है ना, ये कोई अचानक नहीं हुई है। ये एक सोची समझी पॉलिसी का नतीजा है। एक ऐसी पॉलिसी जो भारत को दुनिया के सबसे बड़े डिफेंस इंपोर्टर्स में से एक बड़ा मैन्युफैक्चरर बना रही है। तो सवाल यह है कि इस बूम के पीछे क्या है? इसके 3 मेन ड्राइवर्स हैं। पहला, आत्मनिर्भर भारत जैसी पॉलिसीज। दूसरा है डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर या DAP, जिसने प्रोक्योरमेंट को मतलब खरीद को काफी आसान बना दिया है। और तीसरा वो है बढ़ती ग्लोबल डिमांड। हमारे एक्सपोर्ट्स रिकॉर्ड 21,000 करोड़ रुपए को पार कर गए हैं। चलिए अब आते हैं इस पूरी कहानी के सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर। देखिए, हम यहां हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स या भारत इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे बड़े नामों की बात नहीं करने वाले। नहीं, हमारा फोकस उन कंपनियों पर है जो पर्दे के पीछे काम करती हैं, जो इस इंडस्ट्री की असली बैकबोन हैं। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ है बड़े खिलाड़ी द जायंट्स, जैसे HAL, BEL, BDL। ये बड़े बड़े फाइटर जेट्स और मिसाइलें बनाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ है इंजन रूम, मतलब वो छोटी छोटी लेकिन बेहद जरूरी चीजें, बोर्ड्स, ब्रेक्स, बेरिंग्स। इनके बिना वो बड़े जेट्स उड़ नहीं सकते। हमारी कहानी आज इन्हीं इंजन रूम सप्लायर्स की है। तो हमने इन छिपी हुई कंपनियों को ढूंढा कैसे? हमने एक बहुत स्ट्रिक्ट तरीका अपनाया। हमने 3 फिल्टर्स लगाए। पहला, कंपनी को असल फिजिकल पार्ट्स बनाने चाहिए, कोई सॉफ्टवेयर नहीं। दूसरा, उसका DRDO, ISRO या HAL जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशंस के साथ एक पक्का कनेक्शन होना चाहिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होनी चाहिए, एक लिस्टेड कंपनी जिसके फंडामेंटल्स मजबूत हों। तो इन फिल्टर्स को लगाने के बाद हमारे सामने कुछ कमाल की Tier 2 और Tier 3 सप्लायर कंपनियां आईं। चलिए उनमें से कुछ पर जरा करीब से नजर डालते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं डेटा पैटर्न्स की। ये कंपनी क्या करती है? सोचिए, ये डिफेंस और एरोस्पेस के लिए बेहद कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बनाती है। ये वो दिमाग है जो मिसाइल से लेकर फाइटर जेट तक हर चीज को कंट्रोल करता है। और हां, ये इस सेक्टर की सबसे तेजी से ग्रो करने वाली कंपनियों में से एक है। आप जरा इसके फाइनेंशियल्स देखिए, ये वाकई कमाल के हैं। पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ 35% CAGR और नेट प्रॉफिट 59% CAGR। इतना ही नहीं, कंपनी पूरी तरह से डेट फ्री है, कोई कर्ज नहीं, और उनका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 39%। इस तरह की हाईटेक मैन्युफैक्चरिंग में ये एक शानदार मार्जिन है। लेकिन डेटा पैटर्न्स की असली ताकत क्या है? वो इस कोट में छिपी है। देखिए, जब इनके सिस्टम्स तेजस या ब्रह्मोस जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स में लग जाते हैं ना, तो उन्हें बदलना बहुत बहुत महंगा और मुश्किल होता है। एक बार आप अंदर हैं तो आप अंदर हैं। यही चीज कंपनी को एक जबरदस्त कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देती है। चलिए अब अगली कंपनी की बात करते हैं, MTAR टेक्नोलॉजीज। ये कंपनी सिर्फ डिफेंस और एरोस्पेस के लिए ही नहीं, बल्कि न्यूक्लियर सेक्टर के लिए भी बहुत क्रिटिकल कंपोनेंट्स बनाती है। MTAR की कहानी थोड़ी सी मिक्स्ड है। सेल्स ग्रोथ तो अच्छी है, 26%, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ उतनी नहीं रही है, और हाल में मार्जिन्स पर भी काफी प्रेशर देखने को मिला है। हाँ, मैनेजमेंट को उम्मीद है कि FY26 के सेकेंड हाफ में जब एक्सपोर्ट ऑर्डर्स बढ़ेंगे तो सिचुएशन बेहतर होगी। ओके, अब बात करते हैं एक और बड़े नाम की, भारत फोर्ज। ये फोर्जिंग की दुनिया के एक दिग्गज हैं, और ये आर्टिलरी गन्स और आर्मर्ड व्हीकल्स के लिए बहुत जरूरी सब कंपोनेंट्स बनाते हैं। भारत फोर्ज का स्केल वो बहुत बड़ा है। इनकी डिफेंस ऑर्डर बुक ही 9,500 करोड़ रुपए की है। और एक और दिलचस्प बात यह है कि कंपनी यूरोप से मैन्युफैक्चरिंग का एक बड़ा हिस्सा भारत में शिफ्ट करने पर भी विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर हो सकता है। तो अभी तक हमने डोमेस्टिक ग्रोथ की बात की,
लेकिन अब कहानी में एक नया एंगल आ रहा है, एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल मौका। सोचिए जरा, क्या होगा अगर इस पूरी ग्रोथ स्टोरी का सबसे बड़ा कस्टमर भारत हो ही ना? और यही सवाल हमें सीधे यूरोप ले जाता है। ये डोनट चार्ट देखिए। फरवरी 2022 से जून 2023 के बीच यूरोप की टोटल डिफेंस खरीद का 78%, 78% वो इंपोर्टेड था। मतलब वो दूसरे देशों पर बहुत ज्यादा निर्भर हैं, और यही निर्भरता उन्हें भारत जैसे नए और भरोसेमंद पार्टनर्स की तरफ देखने पर मजबूर कर रही है। और इसी जरूरत से जन्म हुआ है द री-आर्म इनिशिएटिव का। ये यूरोपियन यूनियन का एक बहुत बड़ा प्लान है, जिसके तहत वो अपना डिफेंस खर्च जीडीपी के 3.5% तक ले जाना चाहते हैं। और सबसे अहम बात, इस प्लान में भारत के साथ एक नई डिफेंस पार्टनरशिप फॉर्मलाइज करना भी शामिल है। ये उन सभी कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा दरवाजा खोलता है जिनकी बात हमने अभी की। तो तस्वीर एकदम साफ है, मौका बहुत बड़ा है, डोमेस्टिक भी और इंटरनेशनल भी। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है, एक बहुत बड़ा रिस्क भी है जिस पर ध्यान देना जरूरी है, और वो है हाई वैल्यूएशंस। तो अब हम आते हैं उस सबसे बड़े सवाल पर जो शायद हर कोई सोच रहा होगा। तो क्या ये इन्वेस्ट करने का सही समय है? यहीं पर एक पेच है। ज्यादातर डिफेंस स्टॉक्स बहुत ऊंचे वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रहे हैं। मतलब मार्केट ये मानकर चल रहा है कि भविष्य में सब कुछ बहुत अच्छा होगा। ये सारी अच्छी खबरें पहले से ही प्राइस में शामिल हैं। तो अगर प्रॉफिट आने में थोड़ी भी देर होती है या कोई पॉलिसी डिले होता है तो रिस्क काफी बढ़ जाता है। शायद थोड़ा इंतजार करना ही समझदारी हो। और ये कोट इस पूरी सिचुएशन को एकदम सही तरीके से समेटता है। इंडस्ट्री में प्रॉमिस तो बहुत है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन उस प्रॉमिस का पूरा फायदा उठाने के लिए सही टाइम पे एंट्री करना, वही सबसे बड़ी चुनौती होगी। अवसर और कीमत के बीच का यह संतुलन ही सब कुछ तय करेगा।